हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए 31 नंबर का सेट लाए हैं, क्योंकि आज होली का त्यौहार है, हर्षोल्लास का समय है। तो घर पर आप लोग होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। होली के लिए अभी सब परिवार को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें दुश्मनों को अपना दोस्त मानकर सारे गम भुलाकर उससे अपनों साथ मिला लेते हैं और खुशीपूर्वक अपना समय बिताते हैं। तो यह जो उल्लास का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है, अपने खुश रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। तो चलिए देर ना करते हुए, अगर टाइम मिले तो इसको प्रैक्टिस लगाने का ज़रूर प्रयास करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावनाओं की आलोचना। यह जो है भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता है। तीसरा क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जा पूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों में भावनात्मक या भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। तो यह है संबंध आपका अनुकूलन का स्तर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर है पारिस्थितिकी के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 का डी। 5 नंबर में चलते हैं। कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। जो बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं उसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी हो जाएगा। इसमें बच्चों को उस जगह पर बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो कक्षा में आता है तो चुप क्यों रहता है। प्रयास करना चाहिए, शिक्षक का काम होता है। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो यह है गृह कार्य प्रदान करना, ये सम्मिलित नहीं है बालक केंद्रित शिक्षा में, बाकी सभी है। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे। 8 नंबर में कहा रहा है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो वांछनीय है तो विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो नो का ए हो जाएगा, शिक्षक की शिक्षण शैली। अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। जब बच्चे फिल्म देखते हैं तो जो हिंसात्मक व्यवहार होता है उसमें वो बच्चे सीख जाते हैं। तो यह थ्योरी किसने दिया था वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनोमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो यह है आंशिक पुनर्बलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश है। तो ऑप्शन नंबर ए है, रूपांतरित को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर में चलते हैं, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। किसके ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। देखिए, स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत जो दिया गया था वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी को अगर अल्प समय में हेल्प करता है, मदद करता है या सलाह देता है तो उसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के बारे में और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हम प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से मानसिक विद्यालयों प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुकरण करते हैं।
तो 15 का हो जाएगा आपका, देखिए पहले तो होता है व्यक्तित्व, व्यक्तिकता और विनिमय, ये फर्स्ट रूप में रखेंगे। और उसके बाद है आपका आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, पहले बी हो जाएगा, उसके बाद ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का जो है देख लीजिए, 16 में कह रहा है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक अवस्थाओं के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो हो सकती है शैल्य चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का संबंध किससे नहीं है? तो ये जो है संचार माध्यमों के अध्ययन से ये नहीं है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व प्राथमिक कक्षा को भाषा शिक्षण का प्रथम कक्षा माना जाता है। दृष्टि दोष से युक्त बच्चे को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। किस रूप में देना चाहिए? तो इसे त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, मतलब 3 डायमेंशन चित्र दिखाकर उससे बच्चे को दृष्टि दोष जो बच्चे होते हैं जो कम दिखाई पड़ते हैं उनको है जो अगर आप ज्ञान देना चाहते हैं तो 3 को कहते हैं 3D का चित्र आपको दिखाकर उसे स्पर्श कराकर उसको ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में। 21 नंबर कह रहा है ज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो डैश के लिए किसके लिए है? तो यह शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो ये उजागर करता है आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नैतिक तर्कना। देखिए कोहल वर्ग से संबंधित हम बता चुके हैं, इसका भी वीडियो अपलोड है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। नैतिक तर्कना या नैतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहल वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। तो ये किसकी ओर संकेत करती है? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होता है, मतलब मोटिवेशन करना उचित होता है। विद्यालय में आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, उसके बारे में पूछा गया है। तो शाश्वर अधिगम के द्वारा। नेक्स्ट 26 नंबर में है। 26 नंबर में कह रहा है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी सिद्धांत है। सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। 27 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 27 नंबर देख लीजिए यहाँ पर। 27 नंबर कह रहा है आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। मतलब असंबद्ध जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उससे हटकर प्रश्न पूछता है तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर उसे बता देंगे कि यह आपका जो है सिलेबस से संबंधित या जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित नहीं है, हमें उसको बाद में बताने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उससे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका उदनोत्तर वक्र। देखिए उन्नोत्तर वक्त में क्या होता है, प्रारंभ में तो सीखता है बहुत तेजी गति से, फिर बाद की जब आयु आता है तो फिर उसकी मंद हो जाती है स्मरण शक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर में चलिए, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकता, इसीलिए उसको कहा जाता है व्यक्तित्व भिन्नता। चाहे जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, ईश्वर ऐसा रूप और स्वरूप बनाया है जो हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। चाहे वह जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ असमान जरूर रहेगा, एक जैसे नहीं होगा।
30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर का है। 31 नंबर में कह रहा है मैथ से संबंधित है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन, इसका सी हो जाएगा। 33 नंबर का देख लीजिए, इसको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है और इसको घटा देना है, इसको जो माइनस वाला घटा देना है, आपका आंसर चला आएगा 33 का आपका डी आंसर निकल करके चला आएगा। चलिए 34 नंबर का देख लीजिए, इसका भी डी हो जाएगा आंसर। 35 नंबर में चलिए, 35 नंबर में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, 5 है, उनमें से एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या, इन दोनों को गुना करके, क्योंकि होता है दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बटा पहली संख्या, तो 30 गुने 10, 10 से काटेंगे 10 तिया 30, 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य डैश समूह द्वारा अलग होता है, किससे अलग होता है? तो मिथिलीन के द्वारा अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 37 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है, कौन सा है ध्वनि तरंगे को मापता है? तो हार्ट्ज में मापा जाता है ध्वनि तरंगे को। 37 का आपका हो जाएगा बी। देखिए और भी बहुत सारे इसमें राशियां हैं, जैसे आवृत्ति का मात्रक भी क्या होता है, आवृत्ति का भी जाने कि हार्ट्ज होता है, जैसे तरंगदैर्घ्य का पूछ देता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। पराध्वनिक भी पूछ देता है, पराध्वनिक गति का मात्रक होता है एसआई मात्रक मैक, और ध्वनि की तीव्रता को माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 38 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा कालीन नगरों में किस नगर की किलेबंदी नहीं की गई थी, नहीं की गई थी? तो इसमें है जो आपका कोटदीजी का जो है किलाबंदी नहीं हुआ था, बाकी धौलाधीरी, सुतकोटदा ये सब का किलाबंदी किया गया था। हड़प्पा कालीन नगरों का एक महत्वपूर्ण विशेषता नगरों की किलाबंदी थी। जितना भी है अगर विशेषता के बारे में पूछे हड़प्पा कालीन नगर की विशेषता, तो उसमें नगर का किलाबंदी किया गया था, लेकिन इसमें कोटदीजी को छोड़कर। नगर दो सपाट भागों में विभाजित हुआ करता था, सार्वजनिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र तथा जनसाधारण का निवास स्थान। नगर के पश्चिम भाग में सार्वजनिक तथा और प्रशासनिक निवास करते थे, जबकि पूर्वी भाग में है जो साधारण लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। नगर नियोजन मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से नगर को डेवलप किया गया था। उसको किस तरह से किसी का घर आगे पीछे नहीं होता है, उसे सुनियोजित शहर के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में बनावली, चुंदहुड़ो, कोटदीजी जैसे नगर नियोजन प्रणाली का अभाव पाया जाता है, तो इसको याद रखें। बनावली और चुंदहुड़ो और कोटदीजी ये सब नगर नियोजन प्रणाली के तहत नहीं बनाया हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर था धौलावीरा, जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा हुआ था। धौलावीरा जो याद रखिएगा, धौलावीरा ये त्रिस्तरीय दीवार से घिरा हुआ था, 3 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा की बात करें हम तो कालीबंगा एक हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसकी निचला शहर जो है समान व्यक्तियों के निवास के लिए किले से घेरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा ककोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह नहीं था। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहौरी ये जो था ककोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उससे संबंधित था। अब ये बात आता है भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस जब चला था 1929 ईस्वी में, उससे संबंध था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर ककोरी जाने वाली 8 डाउन जो है ट्रेन को सफलतापूर्वक क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर ककोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल भी था, आसाउल्ला खान भी थे, रोशन सिंह भी था, और इसके साथ साथ राजेंद्र लाहौरी भी थे, तथा गोरखपुर के फौजाबाद में नैनी गोंडा को फांसी दे दिया गया था। ये सभी को जो है
गोरखपुर की एक जगह है फैजाबाद नैनी, उसी में एक जगह है गोंडा, वहीं पर सभी को फांसी दे दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जो था इसमें से फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ककोरी कांड का नाम बदलकर अभी हाल ही में ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। 40 नंबर में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में ऐसा प्रावधान है, कहा गया है कि भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति होगा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति के बारे में जान लें कि जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारत में संघीय न्यायपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होती है राष्ट्रपति में। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश के महारानी के समान है। यह बात बोला था B.R. अम्बेडकर ने। ये अपवाद में है। राष्ट्रपति के पद की जमानत राशि बहुत पूछा जाता है। इसमें 15,000 रुपये जमानत राशि जब चुनाव होता है तो लिया जाता है राष्ट्रपति के लिए। और किसी उम्मीदवार का कुल जितना वैध मत पड़ा उसका 1/6 भाग मत अगर प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। इसे भी याद रखना है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वर्णन दिया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के पद्धति के द्वारा होता है। तो ये सभी याद रखना है आपको। 41 नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, रीजनिंग से संबंधित है, आप बनाने की कोशिश करेंगे। 42 नंबर का भी रीजनिंग से संबंधित है ना। आपको है जो ये शॉर्ट स्क्रीन ले लें और अपना बनाने का प्रयास करें घर पर। 43 नंबर का देख लीजिए। 43 नंबर में कहा जा रहा है ये भी है आपका रीजनिंग से संबंधित, तो बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 44 में कहा जा रहा है आपका कि नीचे दिए गए भी रीजनिंग से संबंधित है। तो 44 में देख लीजिए, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ दिया गया है, तो इसमें 14 जोड़ा है तब 18 हुआ। फिर इसमें 30 जोड़ा है तो इसमें 52 जोड़ेंगे तब आ जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 का हो जाएगा, ये भी आपका है रीजनिंग से संबंधित, डी हो जाएगा 25वें दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर में। 46 नंबर का देख लीजिए। 46 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी आकार में कमी आ जाती है? तो यह है थाइमस ग्रंथियां। थाइमस ग्रंथि जन्म के बाद जो है, जन्म के पहले जो है काफ़ी बड़ा रहता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है फिर इसकी आकार काफ़ी कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि लुप्त हो जाता है। यौवन के बाद थाइमस का आकार कम होना जाता है, मतलब यवानी आता है उसके बाद इसकी आकार कम, बुढ़ापा में तो एकदम लुप्त हो जाता है। थाइमस एक लिम्फोसाइट ग्रंथि है, तो इसको भी याद रखेंगे, जो हृदय के पास स्तन के नीचे स्थित होता है। यह पूछ देगा कहाँ स्थित होता है थाइमस, तो हृदय के पास स्तन के नीचे। आयु बढ़ने पर लिम्फोसाइट उत्तक गायब हो जाता है और वसा और रेशेदार उत्तक दिखाई देने लगते हैं। यह प्रतिरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य पूछ दिया है, कौन है? तो यह है गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था। आर्थिक संकट और तेज़ी से बढ़ती महंगाई के कारण गरीबी लोगों को दशा सुधारने के लिए आर्थिक कल्याण पर बल दिया गया था और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। इसमें है जो भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक कार्यक्रम भी लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1992 ईस्वी में, नगर पालिका और पंचायत के लिए संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्णय लेने वाला प्रथम राज्य जो था कर्नाटक था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है LM सिंघवी समिति के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन 49 नंबर में। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ हरमट्टन कहा जाता है सहारा रेगिस्तान में। वही पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म हवा को हरमट्टन कहा जाता है
और हरमट्टन एक शुष्क एवं गर्म हवा है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में यह बहता है। इस पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। जब वायु सहारा से गिनी की तट ओर प्रवाहित होता है तो वहाँ से निचली निवासियों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करता है, इसीलिए इसके डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर में। 50 नंबर में कहा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है गुजरात राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। देखिए, जो नवरात्रि आता है दुर्गा पूजा के समय, उसी समय है जो गरबा जो है लोक नृत्य किया जाता है 9 दिनों तक। गरबा या गरबी या रास, तिपनी, डांगी, ये सब नृत्य जो है हुड्डो, सिद्धि, धमाल प्रमुख गुजरात राज्य में नाचा जाता है, तो इसे आपको याद कर लेना है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात बना। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य अगर पूछ देंगे तो गुजरात। गुजरात सरकार ने सौनी योजना, कृषि एवं कार्य सिंचाई योजना से भी संबंधित योजना, बहुत सारे योजना चलाई गई है। तो इसके साथ आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। इसी के साथ फिर मिलते हैं फिर 32वां नंबर सेट में अगले के दिन। उससे पहले आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।